हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नया साल आपके जीवन में सफलताएं लेके आए। तो आज हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा चुनाव आयोग, जिसमें हम जानेंगे इसके संगठन, इसके कार्य और इसकी शक्तियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो निर्वाचन आयोग एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। सब भारत का जो संविधान है उसके भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंधों का उल्लेख किया गया है। जो भारतीय निर्वाचन आयोग है वो एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और 2001 में इसको 50 साल पूरे हो गए। भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। ये भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन का संचालन करता है। अभी जो हमारे निर्वाचन आयोग है उसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं श्री राजीव कुमार, श्री अनूप चंद्र पांडे और श्री अरुण गोयल अन्य दो निर्वाचन आयुक्त हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको एक जानकारी दे देते हैं कि अगर आप LTSST की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज MCQs आपको प्राप्त हो, तो आपको बस ये करना है कि आपको हमारा लिंक अचीवर्स ऐप डाउनलोड करना है, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाइए और आप इन कोर्स को खरीद सकते हैं। इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का कंबाइंड कोर्स भी है। हिस्ट्री पॉलिटी अलग से भी है और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स अलग से आपको ये कोर्स भी मिल जाएंगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं हम। भारत में निर्वाचक प्रणाली वयस्क मताधिकार पर आधारित है, यानी कि भारत का जो प्रत्येक नागरिक है जिसकी आयु 18 वर्ष है वो वोट कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया गया, यानी उसके किसी वो इस देश का निवासी नहीं है, उसका भ्रष्ट अवैध आचरण या उसे किसी भी कानूनी प्रक्रिया द्वारा वोट करने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है, तो केवल वही व्यक्ति वोट नहीं कर सकता है। बाकी सभी व्यक्ति जो भारत के निवासी हैं, 18 साल अपनी आयु पूरी कर चुके हैं, वो वोट देने का अधिकार रखते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि अगले ही इस साल 2024 में आपके क्या है, इलेक्शंस भी हैं, लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं ना, इसीलिए ये टॉपिक क्या आपका थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जो निर्वाचन आयोग है ना, ये स्टार्टिंग में पहले एक सदस्यीय संस्था थी, यानी कि केवल मुख्य निर्वाचन आयोग हुआ करता था। उसके बाद इसमें 2 सदस्य आए, फिर दोबारा से क्या हुआ, फिर 1 सदस्य हुआ, फिर लास्ट में बहुसदस्यीय संस्था हुई। तो काफी ज्यादा अप एंड डाउन रहे इसके निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या को लेके। तो आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं बढ़िया तरीके से। देखो, 15 अक्टूबर 1950 से 1989 यानी 1989 तक जो निर्वाचन आयोग है उसमें केवल एक ही सदस्य था, यानी कि केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुआ करते थे। अब 1988 में क्या हुआ कि 61वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके द्वारा जो मतदान देने की एज है उसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे भी एक आपका क्वेश्चन बनता है, इसको भी याद रखना, जो आपके 28 मार्च 1989 से फिर वो प्रभावी हुआ। तो इससे क्या हुआ कि जो चुनाव आयोग है उसके कार्यभार बढ़ गया। तो उसके कार्यभार को कम करने के लिए 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने क्या करा, 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की भी नियुक्ति कर दी। और इस प्रकार ये जो निकाय है वो बहुत सदस्यीय संस्था के रूप में कार्य करने लगा। लेकिन 1990 में क्या हुआ, दोबारा से इसको फिर से 1 सदस्यीय संस्था कर दिया गया और फाइनली अक्टूबर 1993 में 2 निर्वाचन आयुक्तों को और नियुक्त कर दिया गया। और इस प्रकार तब से लेकर आज तक ये जो संस्था है वो बहुत सदस्यीय संस्था के तौर पर कार्य कर रही है, जिसमें 3 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। देखो, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और जो अन्य 2 आयुक्त है, इनका जो वेतन है वो समान होता है, इनकी शक्तियां भी समान होती है। अगर इनके मध्य कभी कोई विचार मतभेद हो जाए तो ये तो बहुमत के आधार पर क्या होता है, फाइनल डिसीजन लिया जाता है। इनका जो दर्जा है वो लेवल जो है इनका, वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं उन्हीं के बराबर होता है। इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 साल, जो भी पहले हो उतना होता है। और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसे केवल महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है, यानी जो हमने राष्ट्रपति की प्रक्रिया पढ़ी थी ना महाभियोग लाने की, वही प्रोसेस आपकी क्या चलती है, इनको हटाने के लिए भी चलाई जाती है। अब देखो, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात कर लें कि अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्य करने के लिए कुछ पॉइंट दिए गए हैं। तो इसमें जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो अपनी निर्धारित पदावधि में काम करने की सुरक्षा प्रदान होती है उसे, तो उसे केवल महाभियोग द्वारा ही क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। हालांकि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी नियुक्तियां जरूर राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति उन्हें अपनी इच्छा अनुसार हटा नहीं सकते। उनको हटाने के लिए क्या लाया जाएगा, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही उन्हें क्या किया जा सकता है,
हटाया जा सकता है। और देखो जब उनकी जो अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हो गई है तो उसके बाद उनकी जो सेवा की शर्तें हैं उनमें किसी भी प्रकार की कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी कि ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता जिससे मुख्य निर्वाचन आयुक्त के हित प्रभावित हो रहे हो। ठीक है। अब देखो अन्य निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश द्वारा ही हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए यही आपको इंग्लिश में दिया गया है, तो आप इंग्लिश वाले बच्चे इसको यहाँ देख सकते हैं। अब देखो जो निर्वाचन आयोग है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य 2 आयुक्तों से मिलकर बना है। इन सभी आयुक्तों यानी जो 3 आयुक्त हैं इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? आपके राष्ट्रपति करते हैं। और अगर किसी और अन्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करा जा रहा है तो उस समय जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो जो राष्ट्रपति हैं वो निर्वाचन आयोग की सलाह पर ही प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकते हैं और निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें और जो भी पदावधि है वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो आपका चुनाव आयोग है उसकी संरचना के बारे में, उसके संगठन के बारे में। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका नई दिल्ली में और लगभग 300 अधिकारी वहां पे क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं, उनके अलग अलग पद हैं। अब देखो जो सचिवालय है उसमें आयोग के कार्यों को उनको सहयोग प्रदान करने के लिए वरिष्ठतम अधिकारियों की नियुक्ति करी जाती है, जो कि 2 या 3 उप निर्वाचन आयुक्त या महानिदेशक क्या होते हैं आपके नियुक्त होते हैं। ये जो इसमें जो भी व्यक्ति नियुक्त होते हैं वो सिविल सेवा से लिए जाते हैं। ठीक है, और इनका चयन, कार्यकाल और इनकी नियुक्ति आयोग द्वारा ही की जाती है। उसी प्रकार निदेशक, प्रधान सचिव, सचिव, अवर सचिव, उप निदेशक, उप निर्वाचन आयुक्त और महानिदेशकों की नियुक्ति भी की जाती है। कार्य जो है उनको डिवीजन, शाखाएं और अनुभागों में वितरित किया गया है। और जो मुख्य कार्यात्मक प्रभाग है वो हो गए आपके योजना, न्यायिक, प्रशासन, सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा, निर्वाचक सहभागिता, सूचना प्रणाली, मीडिया और सचिवालय समन्वय। तो ये सारे के सारे जो भी कार्य हैं वो कौन करता है? आपका चुनाव आयोग करता है। चलिए आगे देखते हैं राज्य स्तर पर क्या होता है। निर्वाचन कार्य का जो अधीक्षण है वो राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाता है और ये जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति है वो राज्य जिस भी राज्य में उसकी नियुक्ति करी जानी है वो राज्य सरकार क्या करेगी? वरिष्ठ सिविल सेवकों की सूची चुनाव आयोग को देगी और उसमें से वो क्या करेगी? प्रस्तावित करेगी, यानी कि उन्हीं में से चुनाव आयोग क्या करता है? आपके राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर देगा। ये जो अधिकारी है वो अधिकतर राज्यों में पूर्णकालिक होते हैं, यानी फुल टाइम होते हैं और उनकी सहायता के लिए क्या होता है? स्टाफ भी होता है। आगे देखो फिर जिला स्तर पर और निर्वाचन क्षेत्रों पर क्या होता है? जिला निर्वाचक अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। इनके पास बड़ी संख्या में क्लरिकल स्टाफ भी होता है और ये क्या होता है? कभी कभी ये लोग अपने निर्वाचन के दौरान क्या करते हैं? यानी कि निर्वाचन के दौरान ये फुल टाइम और कुछ समय के लिए कुछ लोगों की प्रतिनियुक्ति कर सकते हैं या नियुक्ति भी कर सकते हैं। अब देखो देशव्यापी स्तर पर जो साधारण निर्वाचन का संचालन करने के लिए क्या चाहिए? काफी मात्रा में बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है तो और पुलिस की जरूरत पड़ती है। तो इस समय क्या किया जाता है? जो पुलिस है और जो आपकी पुलिस है उनकी नियुक्ति करी जाती है और जो अन्य विभाग है उनमें से क्या किया जाता है? उनमें से प्रतिनियुक्तियां कर ली जाती है। इस टाइम पे क्या होता है? कई सारे लोगों की इलेक्शन में ड्यूटी लगती है ना। मुख्य रूप से जो सरकारी शिक्षक होते हैं उनकी ड्यूटी क्या लगती है? आपके इलेक्शन के टाइम में बहुत बड़े पैमाने पर लगती है। तो इस प्रकार क्या कर सकता है? जो चुनाव आयोग है उस समय किसी की ड्यूटी भी ऐसे करके लगा सकता है और चुनाव को सही तरीके से पूर्ण करवाते हैं। अब देखो अपने कार्यों में निष्पादन के लिए निर्वाचन आयोग कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त है, यानी किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप निर्वाचन आयोग के कार्यों में नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अब देखो जो आयोग है वही मतदान केंद्रों की अवस्थिति, मतदान केंद्रों के अनुसार मतदाताओं का आवंटन, मतगणना केंद्रों की जो स्थिति है वो, मतदान केंद्र उसके आसपास किए जाने वाले जो भी प्रबंध है और मतगणना केंद्र, सभी प्रकार के जो भी मामले हैं उस पर निर्णय कौन लेगा? आपका चुनाव आयोग लेगा। अब हम बात करते हैं चुनाव आयोग की शक्ति और कार्यों के बारे में। तो चुनाव आयोग के कार्य और जो शक्तियां हैं उसे हम 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं: प्रशासनिक, सलाहकारी और अर्धन्यायिक। ठीक है। अब देखो संसद का जो परिसीमन है वो क्या होता है? वो आयोग करता है।
उसके बाद जो समय पर निर्वाचक नामावली तैयार करना है, सभी जो योग्य मतदाता है उनको पंजीकृत करना है, ये क्या होता है निर्वाचक आयोग के कार्य होते हैं। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, उन्हें निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना, निर्वाचन की तिथि, समय सारणी यानी कब आपके इलेक्शंस कराए जाएंगे, नामांकन पत्र का परीक्षण करना, उनको फिल करवाना, ये सारी की सारी ड्यूटी किसकी है? आपके निर्वाचन आयोग की है, इलेक्शन कमीशन की है। निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित जो भी विवाद है उसके लिए अधिकारी नियुक्त करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, उन्हें चुनाव चिन्ह देने के मामले में जो विवाद हुआ, अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसमें जो आपका चुनाव आयोग है वो एक न्यायालय की तरह कार्य करता है। निर्वाचन के समय दलों व उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्माण की जाती है। निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार यानी वो किस प्रकार प्रचार कर सकते हैं, रेडियो टीवी कार्यक्रम, इस क्या क्या उनकी गाइडलाइंस होंगी, इन सब की जो भी सूची है वो इलेक्शन कमीशन बनाता है। संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य भी करता है। विधान परिषद के सदस्यों की अयोग्यता किससे संबंधित मामलों पर वो राज्यपाल को सलाह देने का कार्य करता है। अगर किसी रैगिंग हो गई है, आपकी मतदान केंद्र लूटना, हिंसा, किसी भी प्रकार की अनियमितता होती है तो उसके आधार पर निर्वाचन को रद्द करना, ये सभी क्या होते हैं? आपके निर्वाचन आयोग के कार्य होते हैं। इसके अलावा समस्त भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी भी किसकी है? निर्वाचन आयोग की है। राष्ट्रपति को सलाह देना कि अगर किसी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा है तो वहां पर 1 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर वहां निर्वाचन यानी कि वहां इलेक्शन करवाए जाए या न करवाए जाए, इसकी सलाह भी ये देता है। राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उनके निर्वाचन में प्रदर्शनों के आधार पर उसे राष्ट्रीय या राज्य स्तर के दल का दर्जा देने का कार्य भी किसका है? आपके इलेक्शन कमीशन का है। निर्वाचन कराने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता के बारे में राष्ट्रपति और राज्यपाल को ये क्या करता है? सिफारिश करता है, ठीक है, आग्रह करता है उनसे। अब देखो निर्वाचन आयोग की कुछ कमियां भी हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि संविधान में जो निर्वाचन आयोग है उसके सदस्यों की योग्यता, किसी भी प्रकार की योग्यता का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है और संविधान में इस बात का भी उल्लेख नहीं किया गया है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, ठीक है। और संविधान में निर्वाचन जो आयुक्त हैं उसको सरकार द्वारा अन्य यानी कि अगर जो निर्वाचन आपके भी आयुक्त हैं उनको फिर आफ्टर जब उनकी सर्विस कंप्लीट हो जाती है तो इस बात पर रोक नहीं है कि वो किसी और दूसरी संस्था पे जाकर कार्य नहीं कर सकते हैं, मतलब, ठीक है, समझ गए। यानी उनकी किसी भी दूसरी नियुक्ति पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है। तो ये क्या है? कुछ कमियां हैं हमारे संविधान में निर्वाचन आयोग को लेकर, ठीक है। अब देखो आपका जो निर्वाचन प्रणाली है उसके बारे में कुछ चीजें मैं बता देती हूँ। जो निर्वाचन प्रणाली है ना आपकी, इसमें 2 प्रकार के निर्वाचन प्रणाली होते हैं, यानी कि जो इलेक्शन का जो सिस्टम है वो आपका 2 टाइप का है। एक तो जिसे हम कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और दूसरा हो गया आपका एकल संक्रमणीय पद्धति, ठीक है। एकल संक्रमणीय पद्धति तो मैंने आपको जब राष्ट्रपति पढ़ाया था ना वहां बता रखा है, तो आप वहां पे जाके देख लीजिए, ठीक। तो देखो एकल संक्रमणीय पद्धति से तो आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनकी क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम वो होता है जिसमें जो भारत की जनता है वो क्या करती है? डायरेक्ट वोटिंग करती है। जैसे कि जो लोकसभा और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो क्या होता है? उसकी जो वोटिंग प्रणाली होती है उसे ही हम कहते हैं द फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। तो 2 प्रकार से क्या होता है? इलेक्शन कराए जाते हैं भारत में। चलिए, आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।